825 आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग 827 पे खोल लीजिए। 827 पे जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। ठीक है, IUFD। IUFD। कई बार आप अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड का जो नीचे इंप्रेशन होता है ना, जो सबसे नीचे का इंप्रेशन होता है, यानी कि खास खास क्या बातें हैं उसमें, तो उसमें IUFD लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। IUFD। IUFD जिसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। क्या मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ का? जी, देखिए, बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद 2 महीने के बाद फीटस फीटस कहलाता है। ठीक है। अब जो फीटस होता है, जो गर्भावस्था है, वैसे तो गर्भावस्था जो है वो 40 हफ्ते तक की है। 40 हफ्ते यानी कि 10 महीने। लेकिन मेन मेन क्या माना जाता है कि जो जो गर्भावस्था है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, आखिर के 3 महीने। तो जो पहले 3 महीने हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो दूसरे 3 महीने हैं, जो दूसरी तिमाही है, उसको सेकंड ट्राइमेस्टर, और जो तीसरे तिमाही है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरे 3 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे 3 महीने। पहले 3 महीने जो होते हैं, पहला दूसरा तीसरा महीना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। चौथा पांचवा छठा महीना जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर, और सातवां आठवां नववां जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर, और 10वें को भी इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले 2 महीने जो है वो एम्ब्रॉय के होते हैं। उसका जो तीसरा महीना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, वो फीटस का होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा जो है वो फीटस होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा फीटस का होता है। तो 27 28 हफ्ते यानी कि 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि बच्चा अगर डिलीवर हो जाता है, पैदा हो जाता है, एक माँ अगर लेबर में आ जाती है और बच्चा अगर पैदा हो जाता है, तो पैदा होने के बाद जो है वो सरवाइव कर सकता है। सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। उसकी बॉडी जो है वो अपने आप को माहौल के, वातावरण के अनुसार जो है वो ढाल सकती है 28 हफ्ते के बाद। ठीक है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी जब 28 हफ्ते के बाद फीटस यूट्रस में ही डेड हो जाए, मर जाए, बच्चा जब रहम में ही, हमल जो है जब रहम में ही 28 हफ्ते के बाद मर जाए, ठीक है, इस हालत को इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमल यानी कि गर्भ मां के रहम यानी कि यूट्रस में ही मर जाता है, डेड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। मोटी सी जबान में 28 हफ्ते के बाद अगर बच्चा मां के गर्भ में ही मर जाता है, डेड हो जाता है, उसको इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं। इंट्रा का मतलब क्या हुआ? इंट्रा का मतलब में। ठीक है, यूट्राइन का मतलब यूट्रस, फीटल का मतलब फीटस, और डेथ का मतलब डेड। ठीक है, यानी कि यूट्रस के अंदर रही फीटस की डेथ हो जाना। ठीक है जी। कॉज, इसकी वजह क्या क्या होती हैं, इसकी वजह वजह के बारे में जानते हैं। नंबर 1, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज किसको कहते हैं? 28 हफ्ते के बाद, जब 28 हफ्ते के बाद, ठीक है, गर्भावस्था की 28 हफ्ते के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो जाए उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। अब यहां तक है कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है 40वें हफ्ते में भी पैदा हो रहा है, और पैदा होने से पहले जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ब्लीडिंग होगी, तो उसको भी जो है एंटीपार्टम हेमरेज में ही गिना जाता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ये हमारे यहाँ एक टॉपिक था। ठीक है जी। तो एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज में बच्चा पैदा होने से पहले खून आ जाता है, वेजाइनली ब्लीडिंग हो जाती है। अब अगर ये ब्लीडिंग माँ की तरफ से हो रही है, ठीक है, क्या है, जो प्लासेंटा है वो माँ के गर्भ में चिपकी हुई होती है, अम्बलाइकल कोड होती है, अम्बलाइकल कोड के जरिए से बच्चे को खून मिलता रहता है। अगर ये ब्लीडिंग माँ की तरफ से आ रही है, ठीक है, यानी कि यूट्रस से हो रही है, ठीक है,
तो माँ जो है वो एनीमिक हो जाएगी, माँ के अंदर जो है वो एक तरीके से खून की कमी पड़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसको जैसे भी मैनेज करेंगे भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या करना है, वो जैसे उसकी कंडीशन होगी ऐसे करेंगे। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग फीटल साइड से हो जाए, बच्चे की तरफ से हो जाए, बच्चे की तरफ से अगर ये ब्लीडिंग बच्चे की साइड से हो जाए, तो इसमें जो है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया जो है, प्लासेंटा प्रीविया यानी कि प्लासेंटा का जो है वो सर्विक्स का जो मुंह होता है, जहां को बच्चा बाहर आना होता है, सर्विक्स का जो मुंह होता है वो उसके बिल्कुल ऊपर ढक जाए या उसके आसपास हो जाए, उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। यानी कि जो प्लासेंटा है, अगर वो रास्ते में ही आ जाए, यानी कि जब बच्चा पैदा हो, तो या तो वो दबे डायरेक्ट, या उस पे जो है मतलब एक तरीके से दबाव बनता हुआ जब बच्चा पैदा हो, तो इसमें जो है अगर प्लासेंटा पिरीविया है, तो इसमें भी प्लासेंटा पिरीविया में अगर नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जो है वो इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ में चला जाता है, क्योंकि प्लासेंटा पिरीविया में नॉर्मल डिलीवरी जो है ज्यादातर नहीं हो पाती। ठीक है। आगे एक स्टेजेस है प्लासेंटा पिरीविया के भी, कि भाई ये प्लासेंटा अगर फर्स्ट ग्रेड में है तो इसमें हो सकती है, सेकंड में कम चांस है, थर्ड में और कम चांस है, फोर्थ में कोई चांस नहीं है। ठीक है। तो आगे ग्रेडेड है, लेकिन ज्यादातर ये है कि प्लासेंटा पिरीविया में रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि प्लासेंटा पिरीविया में ब्लीडिंग होती है जी। एबरेप्शो प्लासेंटा, एबरेप्शो प्लासेंटा उसको कहते हैं जब इंट्रा यूट्राइन फीटल, यानी कि बच्चा मां के गर्भ में है और उसकी अम्बलाइकस और उसकी प्लासेंटा, प्लासेंटा जो है वो गर्भ में चिपकी हुई है, वो प्लासेंटा हट जाए। बच्चा मां के पेट में है, गर्भ में है, यूट्रस में है, और उसकी जो प्लासेंटा जो कि जिससे खून आता रहता है ना बच्चे को, वो हट जाए। ठीक है, तो इसको एब्रेप्शो प्लासेंटा कहते हैं। चूंकि जब हट जाता है तो बच्चे को फिर ना ऑक्सीजन मिलता, ना खून मिलता, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में माँ ज्यादातर लेबर में आ जाती है, यानी कि दर्द शुरू हो जाते हैं उस कंडीशन में, और बच्चा पैदा हो जाता है। और ज्यादातर इसमें बच्चा बच नहीं पाता, क्योंकि क्योंकि देखिए, एक ऐसा तो नहीं है कि मिनटों सेकंडों में इधर रेप्टो प्लासेंटा हुआ और इधर बच्चा डिलीवर्ड हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चा जो है इतना टाइम ले लेगा, अंदर ही अंदर इतना टाइम ले लेगा कि उस सीन में जो है बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो खाए पिए बिना कितनी देर रह सकता है, ऑक्सीजन के बिना कितनी देर रह सकता है, नहीं रह पाता ऑक्सीजन के बिना। तो एब्रेप्शा प्लासेंटा में भी इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है। प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया हम पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके से शॉक वाली कंडीशन होती है। सिफिलिस, हिपेटाइटिस, मलेरिया, हर्पीस सिंप्लेक्स, डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि शुगर। ठीक है। सिफिलिस जिसको चांदी का रोग भी कह देते हैं। ठीक है। और हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस यानी कि लीवर का इंफेक्शन, लीवर के अंदर इंफेक्शन हो जाए। ठीक है, हिपेटाइटिस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, हिपेटाइटिस A B C D। ठीक है, ये हम सारे पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस जो है हमने हाइजीन में भी पढ़ा है, और इससे पहले जो है हमने मुआलिजात में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हिपेटाइटिस यानी कि लीवर के अंदर इंफेक्शन, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी वायरस से हो सकता है, इवन वो जो है किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा जो खतरनाक होते हैं वो वायरल हिपेटाइटिस खतरनाक होते हैं। बैक्टीरियल जो हिपेटाइटिस होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, और वो आराम से ठीक भी हो जाते हैं। मलेरिया, मलेरिया जो है, मलेरिया एक्चुअली मलेरिया में चलने वाली दवाइयां भी एबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, और मलेरिया भी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है कि उसमें जो है एबॉर्टिफिशिएंट भी होता है, और मलेरिया भी एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है कि इसके अंदर जो है बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में भी जा सकता है, और बच्चे को सरवाइव करने में दिक्कत होने लग जाती है, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है। हर्पीस सिंप्लेक्स एक वायरस है, मैंने आपको बताया था। डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि शुगर में भी IUFD हो सकता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकता है। अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने से भी, अगर माँ जो है वो ज्यादा शराब पी रही है, तो बच्चा जो है वो मर सकता है, डेड हो सकता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, यानी कि गर्भ में ही बच्चा खत्म हो सकता है जी। सीवियर एनीमिया, अगर खून बहुत ज्यादा कम हो माँ में जी। क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर, अगर माँ के अंदर गुर्दों की कोई पुराना इन्फेक्शन हो, कोई बहुत पुराना इन्फेक्शन हो उसमें। रेडिएशन, रेडिएशन कहते हैं एक्चुअली किरणों को। ठीक है, जैसे कि एक्स किरणें, एक्स किरणें ये इतनी खतरनाक किरणें होती हैं कि अगर कोई माँ जो है वो एक्स किरणों के संपर्क में आ जाए,
ठीक है, तो वहां पे इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जो है माँ जो है वो एक्स किरणों के संपर्क में और फौरन बच्चा मर गया, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता था, कंटिन्यू कंजम्पशन हो रहा हो, 2 3 4 5 बार आ गई है तो फिर बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि फिर भी एक्सरे एक बार भी माँ का नहीं करते। अगर मान लीजिए एक महिला है, वो गर्भवती है, उसके पैर में चोट वगैरह लग गई है, तो फिर भी उसका एक्सरे को अवॉइड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की वजह से। जी। फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा मतलब चोट लग जाए, माँ जो है वो गिर जाए, ठीक है, या कैसे भी उसको चोट लग जाए, तो उसमें भी जो है आईयूएफटी हो सकता है, बच्चा जो है वो डेड हो सकता है। फीटल कॉजेज, फैटल कॉजेज, फैटल कॉजेज का मतलब क्या होता है? खतरनाक क्या क्या वजह? नंबर एक तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल यानी कि माँ जो है वो ट्राइसोमी है या मोनोसोमी है उसमें। ठीक है, रूबेला वायरस है, अगर माँ को रूबेला वायरस से पीड़ित है, या साइटोमेगेलो वायरस है। और इनके बारे में मैंने बताया था कि टॉर्च कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है एक जांच होती है, उसमें पता लग जाता है रूबेला का, साइटोमेगेलो का, साइटोमेगेलो वायरस का पता लग जाता है। इन सभी वायरस से पीड़ित अगर माँ है तो बच्चा जो है वो आईयूएफडी में जा सकता है। एक आरएच निगेटिव बच्चा, आरएच निगेटिव बच्चा, आरएच निगेटिव बच्चा का मतलब क्या होता है? आरएच निगेटिव एक्चुअली क्या होता है? जो 4 ब्लड ग्रुप है ना, ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, ये जो 4 ब्लड ग्रुप है, ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? अगर आरएच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माना जाएगा, अगर आरएच आरएच निगेटिव है तो ये सबके सब निगेटिव माने जाते हैं। ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है जी। तो सिम्टम्स, अगर आरएच निगेटिव है बच्चा, तो वो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ उसमें हो सकती है। और ये सीन तब ज्यादा बन सकता है अगर माँ जो है वो आरएच पॉजिटिव है और बच्चा जो है आरएच निगेटिव है। उस कंडीशन में ये हालत बनने के चांस और ज्यादा रहता है। माँ पॉजिटिव हो और बच्चा जो है, मान लीजिए बाप जो है वो नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव हो गया, और माँ जो है वो पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में आईयूएफडी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। सिम्टम्स, निशानियां क्या क्या होती है? पहली निशानी तो यही होगी, क्विकनिंग, यानी कि माँ को बच्चे की जो उछल कूद है, क्यूकनिंग, जो बच्चे की मूवमेंट है पेट में, वो महसूस ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो आईयूएफडी में है, बच्चा जो है लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है जी। दूसरा, एब्डोमन का साइज, यानी कि जो बाहर से देखने पर जो पेट को देखते हैं, एब्डोमन को देखते हैं, गर्भ को देखते हैं, वो इतना महसूस नहीं होगा जितना कि नॉर्मली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। फंड फंडल हाइट इस समय के गर्भ के हिसाब से कम होगी। फंडल हाइट यानी कि पेट का जो चढ़ाव होता है वो इतना नहीं होगा जितना नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो डेड डेड होता है। डार्क ब्राउन, गहरा रंग का सिक्रीशन वेजाइना से होता है। डार्क ब्राउन, इस पॉइंट को आप याद कर लेना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए डिलीवरी आ गई और कोई जांच उसने कभी नहीं कराई थी, कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया था, और वेजाइना से जो है डार्क ब्राउन सिक्रीशन हो रहा है, अगर आपके पास टाइम है उसका फौरन अल्ट्रासाउंड करा देना। अगर डार्क ब्राउन सिक्रीशन आ रहा है, क्योंकि शो अगर आएगा तो शोर तो खून के रंग का जैसा होगा ना, लाल होगा ना शो तो। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज में यानी कि शो दिखाई देगा, खून दिखाई देगा। अगर खून नॉर्मली दिखाई देगा वो तो लाल होगा। तो अगर डार्क ब्राउन कलर आ रहा है वेजाइना से, तो उसमें अल्ट्रासाउंड करा देना। और अगर अल्ट्रासाउंड कराने की उस समय फैसिलिटी नहीं है, रात बरात हो रही है, या जिस जगह आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पे जो है मान लीजिए अल्ट्रासाउंड की, तो फिर आपके पास जो है फीटल, जो फीटल साउंड की जो मशीन होती है, फीटल डॉपलर की जो मशीन होती है, उससे बच्चे की धड़कन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और अगर बच्चे की धड़कन ना आए तो अटेंडेंट को बता देना चाहिए साफ साफ शब्दों में कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। और डार्क ब्राउन जो है वो सिक्रीशन वेजाइना से आ रहा है, ये सही संकेत नहीं होता है। ये ज्यादातर आईयूएफडी यानी कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ वाले जो बच्चे होते हैं, ये उनका होता है। बाकी में कुछ, आप मतलब इस चीज को ओपन कर देना, ये चीज ओपन कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए जो डॉपलर है, फिटल डॉपलर है, ठीक है, उसमें भी कोई धड़कन नहीं आ रही है और दूसरा साइन भी दिखाई दे रहा है, तो ये चीज जो है गार्जियंस को पहले बता देनी चाहिए। भाई अगर आप कहते हो हम डिलीवरी कराएं, ठीक है, नहीं कहते हो आपकी मर्जी, लेकिन ये और ये आईयूएफडी में होता है, ये चीज बता दीजिए। ठीक है जी। अब ट्रीटमेंट क्या है, इलाज?
अगर किसी किस्म की खराबी ना हो तो, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। आईयूएफडी में आईयूएफडी में नॉर्मल डिलीवरी कब कराएंगे? नॉर्मल डिलीवरी तब कराएंगे जबकि आपको लगे कि किसी किस्म का जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ब्लड ब्लड सही है, सब ठीक है। और अगर लगे कि माँ जो है वो बहुत लिथार्जी हो रही है, एनीमिक हो रही है, कमजोर है, ठीक है, या कोई और परेशानी है, तो उस सिचुएशन में मान लीजिए ब्लीडिंग ज्यादा छूट गई, ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, उस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे, सीधा सिजेरियन कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। और एक नर्स को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एक नर्स को कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक डॉक्टर की जो है वो हेल्प करनी है। ठीक है, आईयूएफडी में एक डॉक्टर की हेल्प करनी है, उनको सहयोग करना है, क्योंकि जो भी करेंगी वो जो है महिला चिकित्सक वरिष्ठ, एक महिला चिकित्सक जो है, जो रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक वही करेंगी। एक नर्स का काम यह है कि वो उनको सहयोग करे, अपने आप इसमें मतलब फिटल ना करे, इंट्रायूटेराइन फिटल डेथ वाली डिलीवरी या इस तरह का कोई काम ना करे। ठीक है जी। पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी किसे कहते हैं? पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं, इलाज मैंने आपको बता दिया इसका, अगर मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल पैदा कराया जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी, अदरवाइज को ऑपरेशन से कराया जाएगा। ठीक है, अब नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मैच्योरिटी कहती है परिपक्वता। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, 280 दिन, 280 दिन, 40 हफ्ते या 10 महीने, ये क्या होती है? ये प्रेगनेंसी पीरियड होती है, ये प्रेगनेंसी पीरियड है, ये गर्भावस्था है, ये दौरान हमल का टाइम है। ठीक है, इसमें क्या है कि 9 महीने, 9 महीने 7 दिन के बाद कभी भी बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 महीने 7 दिन के बाद, यानी कि 37 हफ्ते के बाद बच्चा कभी भी पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए वो 9 महीने 7 दिन के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि 37 हफ्ता के बाद जो है वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, 38 में हो रहा है, 39 में हो रहा है, 40 में हो रहा है, यानी कि 9 महीने 7 दिन से लेकर के, यानी कि 37वें हफ्ते से लेकर के 40वें हफ्ते तक बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल पीरियड है। लेकिन 40 तक हो जाना चाहिए। अब अगर वो, अब अगर मान लीजिए 40 से आगे समय बढ़ गया है, समय जो है वो 40 हफ्ते से पार कर गया, 41वां हफ्ता लग गया, 42वां हफ्ता लग गया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जो लेबर्स होती हैं, इस तरह की जो लेबर होती है, इसको प्रोलोंग्ड लेबर कह देते हैं। आपको बता रहा था, जब मैंने लेबर के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि प्रोलोंग्ड लेबर कहते हैं। अब लेकिन हम यहाँ पोस्ट मैच्योरिटी के पढ़ रहे हैं। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि 40 हफ्ते तक जो है वो लेबर में माँ को आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो 40 हफ्ते तक माँ लेबर में नहीं आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी ही चल रही है, तो इसको पोस्ट मैच्योरिटी कह देते हैं या पोस्ट टर्म मैच्योरिटी कह देते हैं, क्योंकि 40 हफ्ते तक जो है, 37 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते के बीच का जो एक नॉर्मल टाइम है लेबर में जाने का माँ का, वो नहीं जा रही है, तो इसको पोस्ट मैच्योरिटी कह देते हैं। यानी कि पोस्ट का मतलब बाद में, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्व होना। ठीक है, यानी कि परिपक्व होने की बाद की सिचुएशन। कारण, इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो यह है कि एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि जो जो गर्भ धारण करने से पहले एक महिला को जो लास्ट बार महीने यानी कि मासिक धर्म आए थे, उसका माँ को टाइम ही ना पता हो, वो ज्यादा टाइम जोड़ रही हो। ठीक है, हुए तो थे 38 हफ्ते, उसने 40 हफ्ते जोड़ दिए। ठीक है, पहला तो यही है कि एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड ही माँ को मालूम ना हो। दूसरा क्या है? प्राइमरी ग्रेविडा, ग्रेविडा, यानी कि पहली माँ, जब पहली बार जब एक माँ गर्भवती, जब एक महिला गर्भवती होती है, तो वो जो है वो पोस्ट मैच्योरिटी में जा सकती है, वो ज्यादा समय ले सकती है। दूसरा क्या है? मल्टीपैरा, यानी कि जिसको जिसको दो या दो से ज्यादा बार बच्चे, ज्यादा बच्चे हों, वो भी जो है पोस्ट मैच्योरिटी में जा सकती है। एक क्या होती है? प्री हिस्टरी। प्री हिस्टरी किसको कहते हैं? जो पहली बार पोस्ट मैच्योरिटी, मान लो एक महिला है, उसको 42 हफ्ते पे पहला बच्चा पैदा हुआ था, और अगली बार भी वो पोस्ट मैच्योरिटी में जा रही है, तो वो जो है प्री हिस्टरी है, यानी कि वो पहले भी जा चुकी है। ठीक है जी। एक होता है एनएनसीफेली। एनएनसीफेली किसको कहते हैं? एनएनसीफेली उस कंडीशन को कहते हैं जब के जो गर्भ है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है, उसका जो दिमाग है वो दिमाग ही विकसित ना हो, यानी कि दिमाग या तो बहुत छोटा सा हो जाए या हो ही नहीं, बहुत छोटा सा, एकदम बिल्कुल छोटा सा हो जाए। तो जब उसका दिमाग ही विकसित ना होगा, उसका सिर भी विकसित नहीं होगा, उसका सिर भी छोटा रह जाएगा।
और जब उसका सिर छोटा रह जाएगा तो उस सिचुएशन में भी जो है पोस्ट मैच्योरिटी में माँ चली जाती है, यानी कि गर्भ जो है वो 40, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो 40 हफ्ते से बाद की हो सकती है। जी, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या परेशानी आ सकती है पोस्ट मैच्योरिटी में? फीटल हाइपोक्सिया, फीटल हाइपोक्सिया कहते हैं कि बच्चा घुट सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है? फीटल डिस्ट्रेस, इसको बच्चा दबाव में जा सकता है। कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है वो दब सकती है। ठीक है। क्यों दब सकती है? इसकी एक वजह ये भी है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि 36 वीक पे एम्यूनिटिक फ्लूइड कितना होता है? 1 लीटर, पूरा 1000 ml, 1 लीटर एक है। और 40 पे कितना हो जाता है? 600 ml से 800 ml, यानी कि एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है वो कम जा रहा है। जब एम्यूनिटिक फ्लूइड कम जा रहा है तो बच्चा घुट भी सकता है, क्योंकि उसको रहने के लिए जो जगह चाहिए ना, उसका खुद का शरीर बढ़ जाता है, एम्यूनिटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो वो हाइपोक्सिया में जान जा सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि चूंकि एम्यूनिटिक फ्लूइड कम हो गया जिसमें वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा था, ठीक है, वो कम हो गया, तो बच्चा दबाव में भी जा सकता है और घुटन में भी जा सकता है, और उसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो भी दब सकती है। शोल्डर डिस्टोसिया, हमने यूटोसिया और डिस्टोसिया पढ़ाया था। ठीक है, नॉर्मल लेबर यूटोसिया और एबनॉर्मल लेबर डिस्टोसिया। ठीक है, तो शोल्डर यानी कि बच्चा जो है वो शोल्डर की तरफ से भी सामने आ सकता है। जी, मरीज जो है वो सिजेरियन की तरफ भी जा सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, परेशानियां हैं। मरीज जो है वो सिजेरियन की तरफ भी जा सकता है। और निमोनाइटिस और रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने अंदर ही मुंह खोल के पी लिया, और वो पिया, और फेफड़े जो है चूंकि टाइम ठीक ठाक हो चुका था, फेफड़े डेवलप हो चुके हैं। अब जब फेफड़े डेवलप हो चुके हैं, वो खाने की नली में ना जा करके एम्यूनिटिक फ्लूइड सांस की नली में चला गया, क्योंकि बच्चे के अंदर जो बच्चा है, बच्चे के फेफड़े भी तो डेवलप हो जाते हैं ना। बच्चे के फेफड़े भी तो काम करना चाहते हैं। अगर फेफड़ों में बच्चे ने अंदर ही सांस लेने की कोशिश कर ली, तो वो बच्चे के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसकी कंडीशन वो हो जाएगी जो पानी में डूब के मर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पानी में डूब के मर जाता है ना, क्यों? क्योंकि आदमी जब पानी में गिर जाता है वो वहां सांस लेने की कोशिश करता है, हवा होती नहीं, पानी होता है तो पानी खींच लेता है। इसी तरीके से अगर गर्भ में जो है, मान लीजिए जो फेफड़े हैं वो डेवलप हो चुके, फेफड़े अपना काम करने लगे, हालांकि फेफड़ों के अंदर काम नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर फेफड़े काम करेंगे, बच्चा जो है मुंह से सांस लेने की कोशिश करेगा, और वहां जो है कोई हवा थोड़ा ही है, वहां वहां तो एम्यूनिटिक फ्लूइड है, वो एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है उसके फेफड़ों में चला जाएगा। तो क्या होगा? निमोनाइटिस होगा और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा। जी। एक क्या है? ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस मतलब पानी की जो है वो कमी होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे जो है पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ प्रेगनेंसी जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 महीने पे जो है वो 1 लीटर होती है, और 600 से 800 ml होती है 40 हफ्ते पे, और आगे आगे ये कम ही होगा। ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या होता है? इलाज क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन परेशानी नहीं है तो इंड्यूस्ड लेबर कराएंगे, यानी कि दवाइयां दवाइयां लगा करके क्या कराएंगे? बच्चे को पैदा करा देंगे, इंड्यूस्ड, जो जानबूझकर दवाइयों से की जाए। और अगर परेशानी है फिर उसमें सीधी सी बात है, रिस्क नहीं लेना है, सीजेरियन का ऑपरेशन से बच्चे को पैदा कर। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे इसकी जो डिफिनेशन है वो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, शुरू में मैं आपको नहीं बता सका। ठीक है, मैंने एकदम पढ़ाना शुरू कर दिया था डायरेक्ट। अब उसको लास्ट में समझ लीजिए, ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ रहे थे हम। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स को यूनानी में कबालत कहते हैं। कबालत डेफिनेशन क्या है? मेडिकल साइंस की वो शाख जिसमें उन मरीजों का इलाज किया जाता है या इलाज के संबंध में पढ़ा जाता है जो कि गर्भवती होने का या तो प्रयास कर रही है, या गर्भवती है, या वो उनको लेबर हुई है, यानी कि बच्चा पैदा किया है। उनके बारे में जो है हम पढ़ते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में। अब ऑब्स्टेट्रिक्स में जो एक नर्स को करना होता है वो क्या करना होता है? एंटीनेटल केयर, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया वगैरह है। ठीक है, ये तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, और लेबर की सभी स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, और बच्चा पैदा होने के बाद देखभाल, पोस्ट लेबर डिलीवरी, मरीजा की लेडी डॉक्टर यानी कि रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं उसके साथ मिलकर के सही काम करना होता है इन सभी कामों में। ठीक है। इसके साथ साथ ये तो नॉर्मल बात हुई, अगर ऑपरेशन हो रहा है यानी कि सीजेरियन से बच्चा पैदा हो रहा है, तो वहां भी एक नर्स को जो है वो एक तरीके से सहयोग करना है, और डॉक्टर के साथ मिलके काम करना है, इंजेक्शन दवाई वगैरह मरीज को लगानी है। जी।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका लास्ट में सबसे पहले, ये जो ऑब्स्टेट्रिक है ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। लेकिन मेडिकल साइंस भी एक्चुअली दो तरह का होता है ना, एक तो थ्योरिकल है, एक सर्जिकल है। एक तो थ्योरिकल, या ठीक है, एक तो थ्योरिकल एक सर्जिकल। यानी कि एक में तो जो है आप जो है मतलब एक तरीके से एक तो मेडिकल, सॉरी, एक तो मेडिकल एक सर्जिकल। मेडिकल में क्या है, दवाई दी जाती है। एक मेडिकल एक सर्जिकल। मेडिकल में क्या होता है, दवाई दी जाती है, यानी कि ड्रग वगैरह पड़ते हैं। एक सर्जिकल यानी कि जिसमें ऑपरेशन वगैरह होता है। तो ये जो ऑब्स्टेट्रिक है ये सर्जिकल सब्जेक्ट, ये जो ऑब्स्टेट्रिक है ये एक सर्जिकल मेडिकल साइंस है। यानी कि जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके बाद जो डिग्री मिलती है वो एमएस की मिलती है। यानी कि जो इसमें जो मास्टर करती है एक महिला या पुरुष, तो वो सर्जरी में करती है। और जो लेडी डॉक्टर है वो महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। यानी कि जो महिला चिकित्सक, यानी कि जो महिलाओं का इलाज करता है गर्भावस्था में, तो वो महिला भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। यानी कि एमएस डिग्री जो भी ले। ठीक है जी, आज इतना ही बाकी कर